हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और इस क्लास से कम 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत गांव में बसता है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो आंसर है इसका, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है। ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत के परिचायक भी हैं। अब अगला प्रश्न है, ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कभी निर्वाचित रहा होगा, यह कथन किसका? तो यहाँ पे ये कथन किसका है? मैकडोनाल्ड का है। मैकडोनाल्ड का है। ठीक, यहाँ पे क्या कहा था? ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कभी निर्वाचित हो रहा होगा, ये कथन किसका है? मैकडोनाल्ड का। ठीक है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ग्रामीणी होता था। ग्रामीणी होता था। ठीक है। तो ग्रामीणी, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ग्रामीणी, ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। कुल या परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति। अब पूछे कि मुखिया कौन था परिवार का? तो कुलप कहलाता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनेक ग्राम मिलकर बिस बनाते थे। ठीक है, बिस बनाते थे, जिसका प्रधान बिसपति होता था। बिसों के समूह से जन बनता था, जिसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। मौर्य काल में गांवों में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य कौन करता था? तो कौन करता था ये बताना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन करता था? पहला है आपका ऑप्शन प्रतिष्ठा, फिर है आपका स्थानिक, अगला है गोप या फिर ग्रामीणी। तो यहाँ पे कौन करता था? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे करता था गोप करता था। ठीक है, गोप। गोप गांव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट, जनगणना का कार्य भी करता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीणी होता था, जिसे ग्राम की भूमि प्रबंधन एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। अब अगला प्रश्न है, संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो कौन होता था? यहाँ पे होता था मनरम। ठीक है, मनरम या फिर मनरम कहते थे उसे। ठीक, आगे चलते हैं। चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी? तो सामान्य लोगों की संस्था थी उर। ठीक है, उर थी। चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था उर थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। उर का मुख्य कार्य सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना, सभा अग्रगारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसे बारियम कहा जाता था। ठीक है। अब अगला है, शेरशाह के काल में स्थानीय शासन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 3 भागों में। पहला था सूबा या इक्ता, दूसरा सरकार और तीसरा परगना था। ठीक है, परगना। प्रत्येक इक्ता या सूबा अनेक सरकारों में विभाजित होता था, जिसमें सिकंदर सिकंदरान तथा मुंसिफान 2 अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में बटा हुआ था, जिसमें एक सिकदर, एक मुंसिफ, एक फौजदार तथा 2 कारकुन होते थे। ठीक है। अगला है, ब्रिटिश शासन के में किसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल भी है। ये लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। तो लॉर्ड रिपन 1880 से 84 का कार्यकाल रहा था, को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए। ठीक है। अगला, स्वतंत्रता पूर्व ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो स्वतंत्रता पूर्व कब शुरू की गई थी? 1936 में की गई थी। 1936 में की गई थी यहाँ पे। तो स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना वर्ष 1936 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक गांव में है। सेवाग्राम आश्रम भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित दूसरा आश्रम है। इससे पूर्व गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है।
अगर पहला पूछेगा तो साबरमती और दूसरा पूछेगा तो सेवाग्राम। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस अनुसूची में रखा गया है स्थानीय सरकार का? तो स्थानीय सरकार का कौन सा हो जाएगा आपका? 7वीं में रखा गया, जो अनुसूचियाँ उसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अब वैसे अगर बात की जाए कि जो अनुसूची है ग्राम पंचायत की, वो कौन सी? 11वीं, जो कि 73वें संविधान संशोधन से आई थी, और 74वें से कौन सी आई थी? आपकी नगर पालिका आई थी। ठीक है। तो ये हो जाएगा स्थानीय सरकार का विषय कौन से में है? अगर विषय की बात की जाए तो 7वीं अनुसूची लगानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय या अनुशासनबद्ध परिवार। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ग्राम में जाएंगे, ग्रामीण परिवेश में, तो आपको संयुक्त परिवार भी मिलेंगे। कृषि व्यवसाय तो मुख्य व्यवसाय ही है। 70% से ज़्यादा लोग गाँव में जो होते हैं, 70 के 80 90%, 90 से 95% तक कृषि कार्यों में लगे होते हैं। अनुशासनबद्ध परिवार होते हैं, जो परिवार होते हैं उनमें बड़ों का आदर किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब जो ग्रामीण परिवेश की अन्य जो विशेषताएं वो भी हम देख लेते हैं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं, तो यहाँ पे कौन कौन सी? संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार, बंद सामाजिक स्तर, उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना, प्रत्येक गांव की एक पृथक सामाजिक इकाई। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अगर हमारी आवाज़ धीमी लग रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। 1.5 पे देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने गांव हैं? यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया, तो कुल कितने गांव हैं ये देखना है। तो कितने हैं? 6,40,930 ग्राम हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने की थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी। ठीक है। अगर विकासवादी शहर की बात की जाए तो क्या लगाओगे? रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ जहाँ क्या क्या होता है? ग्रामीण समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। ठीक बात है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ये बता चुके हैं पहले। प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है तो कितनी है? 83.3 करोड़, यानी कि 30 लाख, 83 करोड़ 30 लाख जनसंख्या ग्राम में निवास करती है। ये 2011 के अनुसार है। प्रेजेंट में तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी, जब आंकड़े आएंगे नई जनगणना के तो पता चलेगा कितनी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए परसेंटेज की, तो क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 68.8% भाग, लगभग 83.37 करोड़ ग्रामों में बसा हुआ है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो क्या लगाओगे? 68.84, लगभग 69%। अब अगला क्या है आपका? अगला है आपका मैच करना है यहाँ पे। तो मैच अगर हम करेंगे तो कर लेंगे मैच, यहाँ पे मैच कर सकते हैं यहाँ पे। तो भूदान, यहाँ पे सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जैसा कि आप सही देखना है यहाँ पे, एकदम जो मिलाना है। तो भूदान आंदोलन किसका था? विनोबा भावे का था भूदान आंदोलन। ठीक है। तो एक का पहले का कौन सा हो जाएगा? विनोबा भावे, यानी 3। अब 3 2 में है। अब अगला क्या है? सर्वोदय योजना। तो सर्वोदय योजना हम देख लेंगे नीचे इसमें किस किस की है। तो भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे वर्ष 1951 में आरंभ किया गया था। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन, भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों का प्रयोग किया। अब आगे देख लेते हैं। आगे श्रीमान नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना का सूत्रण किया था। गांधीवादी योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। 1945 में जन योजना का सूत्रण एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है। तो एम.एन. रॉय ने किया था, एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक, ये देख सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो है आपका, निम्न में से
कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है, तो कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो गौडगिल रिपोर्ट कृषि ऋण पर, खैरागत रिपोर्ट कृषि विकास पर तथा कृष्णामाचारी रिपोर्ट कृषि मूल्य पर आधारित है। जबकि बाई के अलग समिति ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा का निर्धारण किया था। यानी कि गरीबी का जो आकलन किया था वो कैलोरी के आधार पर किस समिति ने किया था, बाई के अलग समिति ने। ठीक है, तो ये कृषि से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा एकदम अलग, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था, वर्ष 1938 के अंदर किया गया था। ठीक है, वर्ष 1938 के अंतर्गत। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, ये कहाँ के अध्यक्ष थे, ये कौन से अधिवेशन के, तो हरेपुरा अधिवेशन के 1938 की। ये प्रश्न बार बार आता है विभिन्न परीक्षाओं में। तो अगला, सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति का कार्य अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास की ठोस नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना था। अब आगे बात करते हैं, इसमें बताना है आपको सही नहीं है, तो सही नहीं है वो देखना है आपको। सही नहीं है तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गुड़गांव परियोजना। गुड़गांव परियोजना ये वाला सही नहीं है। बाकी आप देखेंगे, आदर्श सेवा ग्राम सर डेनियल्स हैमिल्टन। अगला सी, बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना, ये किसकी, बीटी कृष्णामाचारी। और श्री निकेतन योजना किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की। अगर गुड़गांव परियोजना की बात की जाए तो ये किसकी है, एफ.एल. ब्रेनी ने कब किया था, 1920 में। ठीक है, अभी यहाँ पे अगला आ गया, ये है सुमेलित करना है। तो लक्ष्य 2, लक्ष्य 5 और लक्ष्य 3 और लक्ष्य 1। ठीक है, तो ये देखना है। तो सबसे पहले आपका जो लक्ष्य 1 हो जाएगा, ये कौन सा आपके सस्टेनेबल गोल है, मतलब सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, SDG वो है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला आपका हो जाएगा, अब डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें क्या, जो लक्ष्य 2 है वो क्या है, भुखमरी की समाप्ति। और सबसे जो एक लक्ष्य है वो कौन सा होना चाहिए आपका, जो बी है उसका हो जाएगा 5, भुखमरी की। बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा लैंगिक समानता। और लक्ष्य 3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लक्ष्य 3 का मतलब हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, और लक्ष्य 1 क्या है, लक्ष्य 1 हो जाएगा गरीबी की पूर्णता समाप्ति। ठीक है, तो लक्ष्य 1 गरीबी की पूर्णता समाप्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला, किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है, तो किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2004, वर्ष 2004। अगला, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब आरंभ किया गया, तो कब आरंभ किया गया, वर्ष 1942 में आरंभ किया गया, स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, अब अगला है, ये भी मैच करना है आपको, तो यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे सारी ही योजनाएं देख लेते हैं। तो इटावा अग्रगामी योजना कब है, 1948। सामुदायिक विकास परियोजना कब है, 1952। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब है, 60 और 61। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम कब है, 1965 और 66। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब, 1973। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 और 78। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979। कुटीर ज्योति कार्यक्रम ये कब है आपका, 88 से 89। अब कुटीर ज्योति कार्यक्रम क्या है, इसमें अब ज्योति की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये बिजली से संबंधित है। ये ऐसे ही प्रश्न पूछ ले जाएगा किससे संबंधित, तो ये बिजली से संबंधित है। ठीक, अगला, जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना की बात की जाए तो कब है, 1989। अब अगला है, अगला आपका है, निम्न में से किसने सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो किसने नहीं दिया था, हैरी जॉनसन ने नहीं दिया था, बाकी इन तीनों ने दिया था। ठीक है, अगला है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है आपका, सिक्किम शामिल नहीं है, सिक्किम शामिल नहीं है। अगर बात की जाए इसके, सिक्किम से दो बहुत पॉलिटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, एक होता है 35वां, एक है 36वां।
तो अगर 35वें की बात की जाए तो इससे क्या हुआ था, शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। अब अगर बात की जाए 36वें की, तो 36वें में क्या था, पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा अगर देने की बात की जाए तो 36वां अमेंडमेंट था। ठीक है, अगला, भारतीय समाज प्राथमिक रूप से उदाहरण है। तो प्राथमिक रूप से किसका उदाहरण है, ग्रामीण समाज का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो आपकी किस में रहती है, लगभग 70% जनसंख्या कहाँ रहती है आपकी, रहती है गाँव में। ठीक है, ये है। अगला है, भारतीय ग्राम्य विकास के संदर्भ में सही संबंध बताइए। तो सही संबंध आपको बताने हैं, तो किससे, कृषि से, संस्कृति से, या फिर कृषि एवं संस्कृति, यानी कि दोनों से ही रहता है। ग्रामीण भारत की सामाजिकता कृषि पर आधारित है। भारतीय ग्राम्य विकास कृषि तथा संस्कृति का अनूठा संबंध है। अगला, निम्न में से कौन सा त्यौहार फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। तो कौन से हैं, पोंगल और बैसाखी, ये दोनों ही आपके मनाए जाते हैं। कब कब मनाए जाते हैं ये, फसल की कटाई पर। अब बैसाखी की अगर बात की जाए तो पंजाब में मनाया जाता है, और पोंगल आपका मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये है। और अन्य जो हैं, जो त्यौहार हैं जो फसल कटने पर मनाए जाते हैं, वो हैं ओणम है, बिहू है और उगाड़ी है। ठीक है, बिहू की बात की जाए तो असम का है। उगाड़ी मुख्य रूप से फसल कटने के समय मनाए जाने वाले त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है, ये कर्नाटक से है। ठीक, ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुआ। तो किस काल में प्रारंभ हुआ था ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार, तो कब हुआ था, ब्रिटिश काल के अंदर शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, कब, कैसे हुई थी, जमींदारी, महलवाड़ी या रैयतवाड़ी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब है, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया। तो कब लिया गया था निर्णय, तो इसका लिया गया था 30 जनवरी 2018 को। मुख्यमंत्री आवास योजना कब हुआ था, 30 जनवरी 2018 को। अगला, मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, नामांकन में वृद्धि। अब जैसे बच्चे थे वो खाना खाने के लिए जब जाते थे तो वापस आते ही नहीं थे, या फिर बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे होते थे तो उनका नामांकन ही नहीं हो पाता था। और यहाँ पे क्या, पोषण स्तर, अब जब यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण खाना मिलेगा तो पोषण स्तर बढ़ेगा। प्रतिधारण और उपस्थिति सुधारना, वही वाली बात है कि उपस्थिति तभी सुधरेगी। अब यहाँ पे क्या था, बच्चों को खाना मिलता था। पहले क्या होता था, इससे पहले बच्चे आते थे, उसके बाद जब भूख लगती तो घर चले जाते और लौट के आते नहीं थे। तो उपस्थिति को यहाँ पे सुधारना था, खाना मिलता है, इससे उपस्थिति सुधरेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो कब हुई थी, 15 अगस्त 1995। अब इसका जो नया नाम है, मोदी सरकार ने इसका नया नाम बदल के कर दिया है। कौन सा कर दिया है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पोषण योजना, तो कहते रहते पोषण योजना है, लेकिन पोषण योजना से आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ये अगर याद करोगे पोषण केवल। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, प्रधानमंत्री, यहाँ पे प्रधानमंत्री पोषण 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 शक्ति निर्माण। ठीक है, ये आएगा प्रश्न आपका कि इसका पूरा नाम बताइए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, तो ये है आपका पूरा नाम, पोषण शक्ति निर्माण, मिड डे मील का नया नाम। अगला, जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना है। तो सबसे घातक किसने माना है, महात्मा गांधी ने सबसे घातक किसे माना है। महात्मा गांधी जाति व्यवस्था को राम राज्य की कल्पना में सबसे बड़ी अड़चन मानते थे। उनका मानना था कि राम राज्य तब तक संभव नहीं है जब तक कि शोषितों और पिछड़ों को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं सुनिश्चित की जाती। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ये कब शुरू हुआ था, 2001 और 2000 में हुआ था। ठीक है, अगला, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। ठीक, जवाहरलाल नेहरू का। अगला है, इनमें से क्या एक आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित कराई जाने वाली सुविधा नहीं है।
तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बच्चों और महिलाओं के लिए जो आंगनवाड़ी से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपको बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड रखना है। अब यहाँ पे क्या बी ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 15 से 43 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुष और महिलाओं, तो यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं पुरुष की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अनुसूचित जाति के शिक्षार्थियों के लिए किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई? जैसे एकलव्य, तो एकलव्य से आप पकड़ सकते हैं ये जनजाति से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि वन में वो सीखते थे एकलव्य, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में शुरुआत हुई थी इसकी, और प्रथम विद्यालय का शुभारंभ कब हुआ था? 2000 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। अगला, भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो किस आयोग का गठन किया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं जो कोठारी आयोग है वो शिक्षा से रिलेटेड है। अगर सरकारी आयोग की अगर बात की जाए तो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। ठीक है। तो कोठारी आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1964 में, और जो रिपोर्ट दी थी सरकार को वो कब दी थी? 1966, यानी कि 1966 में। ठीक है। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? तो सब जानते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है। अगला, सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो सीता भूमि किसे कहा जाता था? मौर्य काल में कहा जाता था सीता भूमि, यानी कि सरकारी भूमि से कहा जाता था। अब अगला, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इजारेदारी की प्रथा की शुरुआत हुई? तो इजारेदारी की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? वारेन हेस्टिंग। अगर सन की बात की जाए तो 1772 में हुई थी इजारेदारी की। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो सबसे पहले की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के 12 महल में ये स्टार्ट हुई थी 1792 के अंदर। ठीक है। और इसे स्थायी कब कर दिया गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अगला, महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो महलवाड़ी के जो व्यवस्था है उसके जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी थे। हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर प्रस्तुत किया। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लागू किया गया। इसका क्षेत्र भी पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना है। मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय है? तो बलि से क्या अभिप्राय है? एक प्रकार का भू राजस्व है ये। ठीक है। भू राजस्व है बलि, ना कि जानवरों की हत्या पर कर या फिर चोरी पर कर, ये नहीं है। अगला, सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 में हुई थी। ठीक है। 1929 में हुई थी। अगला, वर्तमान में गांव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है? तो अंतिम इकाई क्या होती है? आपकी गज होती है। ठीक है। अंतिम इकाई। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मौर्य काल में सिंचाई में मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो सिंचाई कर को क्या जाता था? उतक भाग। ठीक है। आज 49 प्रश्न थे टोटल। तो अगली कक्षा के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही सारे वीडियोस हम कराएंगे हर टॉपिक से। आज ये एक हो गया, इसमें टोटल 49 प्रश्न थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।